हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे अच्छे से ना। बिल्कुल, चलिए क्वेश्चन नंबर 45। A parallel plate capacitor is charged by a battery. After some time, the battery is disconnected and a slab of dielectric constant K is inserted between the plates. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इट्स चार्ज्ड बाय ए बैटरी एंड आफ्टर सम टाइम बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, यानी वो चार्ज हो चुका है, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K उसके अंदर डाल दिया है। हाउ वुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स चेंज? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स E naught divided by K. अगला क्या है? द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर अफेक्टेड। एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो हाफ CV स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी है, अब एनर्जी हो जाएगी हाफ K टाइम्स C और V अपॉन K, इसका स्क्वायर, K से K कटेगा तो नीचे एक K बचा रहेगा, तो आ जाएगा U डिवाइडेड बाई K। एनर्जी जो है वो भी डिवाइडेड बाई K हो जाएगी। ठीक है, ओके। हम लोग धीरे धीरे करके ये चैप्टर वाइज भी सॉल्व कर ले रहे हैं। कभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सारे सवाल पहली ही बार में समझ आ जाएंगे, ये एक नेगेटिविटी को पैदा करता है। हाँ, लेकिन ये है कि जितना हम आपको बताते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, वो क्वेश्चंस आप ज़रूर अच्छे से सीख लें। सारे के सारे आपके बोर्ड में पूछे गए सवाल हैं, और अगर आपने फिजिक्स की चैप्टर वाइज समय से कंप्लीट कर ली तो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट पे आपका फोकस ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं शुरुआत से ही चालू करता हूँ, लेकिन इसका घाटा इस बार बहुत हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि 3rd चैप्टर अभी कल से स्टार्ट हो जाएगा, और चैप्टर वाइज अभी केवल 2 ही चैप्टर की करवाई जाए, फिर बाद में इकट्ठा करवाएंगे जब आमने सामने बैठ के पढ़ेंगे तब। क्योंकि नॉर्मली 4 से 5 दिन लगते हैं चैप्टर वाइज में, लेकिन यहाँ पे 8 से 9 दिन लग जा रहे हैं। लगभग 3 से 4 दिन हमारा एक्स्ट्रा वेस्ट हो रहा है। अभी तो हम वेस्ट ही बोलेंगे, तो इसलिए मेरा ये सोचना है कि 3rd चैप्टर से हम अपने चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। मैंने कोशिश तो पूरी की, लेकिन ये ज़्यादा टाइम टेकिंग है। आमने सामने बैठेंगे तो क्या है कि वहाँ पे 3-3 घंटे की क्लास लग जाती है, तो आराम से सटासट लगते जाते हैं सवाल। तो फिक्र मत कीजिए, सवाल हम ही को सारे लगवाने हैं, चाहे अभी लगवाएं चाहे 1 महीने बाद। 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1, C2, C3 तीनों आइडेंटिकल हैं, ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेराड ईच, यानी 6 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड के 3 कैपेसिटर हैं। आर कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी एज सोन बिलो। इस प्रकार से कनेक्टेड हैं, C1, C2 और ये 12 वोल्ट की बैटरी है, एंड दिस इज C3। 6 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड। फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क। पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें, फिर चार्ज निकालेंगे और एनर्जी भी निकालेंगे, एक एक करके देखेंगे। पहले तो हमको ये सोचना है, समझना है कि ये C1 C2 ये तो सीरीज में है, हमको दिख रहा है क्योंकि एक ही वायर से कनेक्टेड है। और असल में इस सर्किट को हम क्या करें, ये बीच में आपकी बैटरी है, बैटरी को एक तरफ रखा रहने दें, ये वाली जो ब्रांच है इसको उठा के इधर रख दें, जिससे कि ये आपको क्लियरली दिखाई दे इधर। ठीक, क्योंकि असल में क्या था, लेट मी ड्रॉ केयरफुली इधर, ये इस तरह, क्योंकि उधर रखा था तो अच्छा नहीं लग रहा था। पहले ये दोनों सीरीज में है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 6 सीरीज में है, तो 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा 2/6, यानी 1/3, उल्टा करोगे तो 3 माइक्रोफेराड। इन दोनों की जगह हम लोग आराम से लिख सकते हैं 3 माइक्रोफेराड। अभी ये 3 और ये 6 ये कैसे हो गए आपस में पैरेलल, इसीलिए हमने उसको उठा के इधर रखा था, जिससे कि आपको क्लियरली दिख जाए कि वो पैरेलल में है। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा, C टोटल हो जाएगा 6 + 3 यानी 9 माइक्रोफेराड। दिस इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है। चार्ज निकालने के लिए हमने टोटल बैटरी का पता है ना, वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट बैटरी।
तो क्यू टोटल बताइए, क्यू टोटल क्या हो जाएगा? सी टोटल वी टोटल, पहले हम टोटल चार्ज निकालेंगे। सी टोटल 9 माइक्रोफेराड है और वोल्टेज 12 है। 12 9 जब 108 माइक्रोकूलॉम, इतना चार्ज जो है वो बैटरी निकालेगी। 108 सही से बना ले। बैटरी इधर 2 कैपेसिटर लगे थे इस प्रकार, और इधर एक कैपेसिटर लगा था जो कि इसके पैरेलल में है। वो ऐसे बनाया गया कि आप उसको देख ना पाए, समझ ना पाए। 6 6 और 6 बैटरी निकाला ये 108 माइक्रोकूलॉम चार्ज। अब ये चार्ज थोड़ा सा इस इधर जाएगा, थोड़ा सा इधर जाएगा, बटेगा, क्योंकि ब्रांचेस हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं। बच्चों इसका कैपेसिटेंस कितना आया था? 3 आया था, और इसका कैपेसिटेंस कितना है? 6। यानी इधर वाली ब्रांच में 6 है, 3 है, और इधर वाली ब्रांच में 6 है। तो कैपेसिटेंस का रेशियो क्या है? 3 और 6 का मतलब हो गया 1:2। तो जो कैपेसिटेंस का रेशियो है, चार्ज भी उसी रेशियो में बटेगा। जिधर क्षमता ज्यादा होगी चार्ज उधर ज्यादा जाता है। तो 1:2 में चार्ज बटेगा, यानी x + 2x टोटल चार्ज है 108x। 3x इज इक्वल टू 108x, x इज इक्वल टू माइक्रो था ये, 108 माइक्रो। 108 माइक्रो डिवाइडेड बाई 3, तो 3 या 9, 3 6 या 18, 36 माइक्रो x की वैल्यू आई है। तो 3 और 6 ये कैपेसिटेंस थे 1:2 में, तो हमने x और 2x ले लिया और टोटल चार्ज 108 है, जो कि बढ़ जाएगा। x इधर जाएगा, 2x इधर जाएगा 2 गुना, तो इधर जाएगा 36 और उधर जाएगा 36 का 2 गुना, 72 माइक्रोकूलॉम। ठीक है, बिल्कुल। एनर्जी की बात कर लेते हैं साहब। टोटल एनर्जी ऑफ द सर्किट, टोटल एनर्जी ऑफ द सर्किट हाफ CV², यू बना दो, C टोटल V²। हाफ C टोटल कितना आया था? 9, V कितना लगा था? 12, और इसका स्क्वायर 2 से ये कट जाएगा। अभी रुक जाइए, मैंने थोड़ा जल्दी से काट दिया। 144 काट दीजिए, 2 7 14, 72 9 जितना भी रहेगा उतना जूल इज द आंसर। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो ये एक अच्छा सवाल था, फेमस सा सवाल है, और आपकी बुक में ये शायद नहीं होगा क्योंकि 2009 का सवाल है, पुराना सवाल है। अगला सवाल देखिए, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफेराड। बच्चों 2 कैपेसिटर दिए गए हैं, जिनमें एक कैपेसिटर की वैल्यू 20 माइक्रो है और दूसरे की C, और इन दोनों का इक्विवेलेंट दिया गया है 4 माइक्रो। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस C। तो इस C की वैल्यू निकालिए, अगर आपको इसका इक्विवेलेंट पहले से ही पता हो। तो क्या लिखेंगे आप? बिकॉज दे आर इन सीरीज, 1/C टोटल क्या हो जाएगा? 1/C1 + 1/C2। टोटल C कितना है? 4, 1/C1 यानी 20, 1/C2 यानी C, ये 20 है और ये C है। तो 1/4 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 20C, एक इधर आएगा C प्लस इधर आएगा 20, तो ये हो जाएगा 4 5 या 20। तो 1/1 इज इक्वल टू C + 20/5C। 5C इधर आएगा, 5C इज इक्वल टू C + 20, C इधर आएगा, 4C इज इक्वल टू 20, C बराबर 5 माइक्रोफराड, है ना। 5 माइक्रोफराड इज द आंसर। तो इसका कैपेसिटेंस कितना है? 5 माइक्रोफराड। 20 इधर है और 5 उधर है, इन दोनों का नेट 4 है, 4 माइक्रोफराड। आइए, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द 12 वोल्ट इज कनेक्टेड टू द सर्किट। अगर इससे हम 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दें तो दोनों में चार्ज कितना जाएगा? तो आप C टोटल निकाल चुके हैं, आप Q टोटल निकालिए आंख मूंद के। हर बार हम लोग यही करते हैं। C टोटल कितना है? 4 माइक्रो, 12 चौक 48 माइक्रो कूलॉम चार्ज इस बैटरी से निकलेगा, और बच्चों दोनों में 48 चार्ज जाएगा, बिकॉज ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, एक के पीछे एक, तो चार्ज सीधा दोनों से होते हुए जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, वेरी गुड। तो हमने C निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, आपको याद आएगा, देखिएगा।
टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स एक्स एंड बाई, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं एक्स एंड बाई और दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम एरिया सेम प्लेट। एक्स हैज एयर बट बाई कंटेन्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ के बराबर 4। एक्स के पास एयर है लेकिन बाई में के बराबर 4 भरा हुआ है। अगर दोनों का एरिया और डी सेम है, यानी ये दोनों स्ट्रक्चर के हिसाब से सेम कैपेसिटेंस हैं, सी और सी होना चाहिए, लेकिन इसमें के बराबर 4 भरा है तो ये 4c हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द ईच कैपेसिटर इफ द इक्विवेलेंट इज 4 माइक्रोफैराड। अगर इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफैराड हो तो ईच का कैपेसिटेंस निकालिए, तो 1/c टोटल होता है 1/c1 प्लस 1/c2, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/4c, 1/4 इज इक्वल टू 4c, 4 प्लस c, गलत कर दिया, 4 प्लस 1, स्टाइल में सब गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 गया, 1/1 इज इक्वल टू 4 प्लस 1/c, c इधर आया, c बराबर 5 माइक्रोफैराड। ठीक है ना, 5 माइक्रोफैराड। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन है, इसका टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिया गया है, बस ये बता दिया गया है कि एक c है तो दूसरा उसका 4 गुना होगा। ये भी हमें खुद सोचना था क्योंकि उसमें k बराबर 4 भरा हुआ है तो वो 4 गुना होगा। अगर ये 5 माइक्रोफैराड का है तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 माइक्रोफैराड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट्स ऑफ एक्स एंड बाई। दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उसके लिए तो हमें चार्ज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्यू टोटल निकाल लें, सी टोटल, वी टोटल, है ना। वी डायरेक्टली नहीं निकाल पाते हैं हम लोग। सी टोटल कितना है 4 माइक्रो और वी टोटल कितना है 12, 12 चौको 48 माइक्रो कूलम्ब। इसमें भी जाएगा 48, इसमें भी जाएगा। तो आपका वी ऑफ एक्स क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ एक्स, क्यू अपॉन सी। जो मैं सही लिख रहा हूं क्या, क्यू बराबर सी वी, तो वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। ठीक है, चार्ज बताइए एक्स के अंदर कितना गया 48, सी बताइए एक्स का कितना है 5 माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो कटेगा, 5 9 जा 45, 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ऐसे ही आप इसका भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल ऑफ वाई हो जाएगा क्यू अपॉन सी। चार्ज बताइए इसमें कितना गया 48 माइक्रो, सी बताइए इसका कितना है 20 माइक्रो, माइक्रो से माइक्रो गया और कुछ ना कुछ यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए, वेरी गुड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड बाई। एनर्जी का रेशियो हमको बताना है, एक्स में कितनी एनर्जी है, बाई में कितनी एनर्जी। अच्छा, एक बात तो हमको पता है कि वो सीरीज में है, तो हम एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यू एक्स अपॉन यू बाई। एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, जो कि आसान रहेगा, फायदे में रहेंगे हम लोग। हाफ हाफ कट जाएगा, क्यू क्यू कट जाएगा, क्योंकि सेम चार्ज होगा दोनों में, इसलिए बस आंसर आएगा C2 अपॉन C1, यू एक्स अपॉन यू बाई इज इक्वल टू हो जाएगा C2 अपॉन C1, और यानी 20 माइक्रो अपॉन 5 माइक्रो, माइक्रो माइक्रो कट गया, 4:1 इज द आंसर। आप कैपेसिटेंस रखेंगे तो इधर रखेंगे आप 5, इधर रखेंगे 20, तो 4:1 आंसर आ जाएगा। ठीक है साहब, चलिए रफ्तार में आगे बढ़ते हैं। कुछ तो समझ जरूर आ रहा होगा, अच्छे से पढ़ते जाइए। और मेरा ये मानना है कि आप कॉपी को जरूर रिवाइज करिए। कॉपी में मेन चीज़ है, अगर हम बच्चों को डेरिवेशन ही नहीं बता पाए, एनर्जी क्या होता है, बैटरी कैसे काम करती है, हाँ, डायपोल को कैसे रोटेट करते हैं, ये सब ही नहीं बता पाए, तो सवालों का कुछ मतलब नहीं निकलता और उसको सॉल्व करने का कोई आइडिया नहीं मिलेगा। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटेंस है, क्योंकि इतना क्वेश्चन भरा पड़ा है, हर क्वेश्चन कैपेसिटेंस का ही है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, है ना, एनर्जी का रेशियो, पोटेंशियल का रेशियो, ऐसे ही सवाल हमारे आते रहते हैं। हम लोगों ने डाइपोल आइपोल के भी सवाल लगाए थे, एक्सियल, इक्वेटोरियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह, ये सब कॉपी में दी गई हैं। आप उसको एक बार जरूर रिवाइज करें, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपकी चैप्टर वाइज देखिए, अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, और ये भी 2009 का सवाल है, यानी आपकी कॉपी में नहीं होगा।
बहुत अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन तो है, थोड़ा सा सोचना भी है। 200 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये जेड माइक्रोफेराड है, जेड माइक्रोफेराड, ये 10 माइक्रोफेराड है, ये 7 माइक्रोफेराड है, ये 3 माइक्रोफेराड है, एंड दिस इज 15 माइक्रोफेराड। कह रहे हैं द सिस्टम ऑफ कैपेसिटर, सीधी सी बात है, आपको जेड की वैल्यू पूछी जाएगी। द सिस्टम ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, ठीक ही लग रहा है। द टोटल एनर्जी 160 मिली जूल स्टोर्ड इन इट, सबसे बड़ी बात, ये काम की बात दी है, एनर्जी स्टोर्ड इन दिस होल सिस्टम 160 मिली जूल। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम एंड द वैल्यू ऑफ जेड। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम एंड द वैल्यू ऑफ जेड। जेड के बिना इक्विवेलेंट निकालेंगे कैसे, क्योंकि जेड की वैल्यू पता चाहिए होगी। हाँ निकाल सकते हैं, देखिए टोटल एनर्जी दी गई है, ये तो सटाक से सॉल्व हो गया। सी टोटल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 160 10⁻³ मिली। अब देखिए वी की वैल्यू आपको पता है ना, टोटल 200, तो हाफ सी टोटल तुरंत निकल आएगा, 200 का स्क्वायर कर दीजिए, और इधर है, बड़ा आसान सवाल था ये तो, बड़ा बढ़िया सवाल है, आसानी से समझ में आने वाला। 40000 हो जाएगा 200 का स्क्वायर, और 2 से भाग लगा है तो ये कट जाएगा, तो कुल मिला के हो जाएगा 20000। समझ आया ना। इधर हमने कर दिया 4 पे 4 0, लेकिन 2 से भाग लग रहा है तो केवल 2 पे 4 0 बचा है। 160 × 10⁻³ तो सी टोटल यानी सी इक्विवेलेंट आएगा 160 × 10⁻³ अपॉन 2 × 10⁴। आई लूज माई 2 2 × 16 80 × 10⁻⁻7 फराड, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 800 माइक्रोफेराड, ये भी ठीक है। तो ये सी टोटल आ गया, हाफ सी वी स्क्वायर को हमने यूज किया और खत्म हो गया। अच्छी बात है। जेड की वैल्यू निकालिए। ओहो अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, क्योंकि अब आपको ये तो पता चल गया ना कि सी टोटल जो है वो 800 माइक्रोफेराड है। अब आप इसमें सी टोटल निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, 7 और 3 10 हो जाएगा, है ना, 10 और ये 10 और ये 15 सीरीज में है, तो 1/c हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/15, ये 10 और ये भी 10 और ये 15, तो हो जाएगा इसका 30 होगा। 10 3 10 3 15 दूनी 30, 3 3 6 2 7 8/30, उल्टा करोगे तो 30/8, उल्टा करोगे तो 30/8, तो इस वाली ब्रांच का 30/8 जो कि जेड के साथ पैरेलल में है, तो सी टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/8 प्लस जेड माइक्रो, है ना। और सी टोटल की वैल्यू आपको पता है, ये चीज माइक्रो में है ना, और सी टोटल की वैल्यू आपको पता है 800 माइक्रो इज इक्वल टू 30/8 प्लस जेड माइक्रो। आई लूज माई माइक्रो, तो 800 इज इक्वल टू, हो जेड की वैल्यू भी निकाल ली हम लोगों ने। इधर आओ, तो 800 माइनस 30/8 इज इक्वल टू जेड। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा जेड की वैल्यू, ठीक है। चलिए वेरी गुड, देख लीजिए हमने कैसे निकाला। सी टोटल हमने इसका निकाल लिया 30/8 प्लस जेड, इस पूरी ब्रांच का 30/8 और ये जेड तो 30/8 प्लस जेड, और वो हमें पहले ही पता था सी टोटल की वैल्यू, जो कि रख के सामने हमने जेड की वैल्यू आराम से निकाल ली। बहुत अच्छा सवाल है, और एक बार अगर बच्चा इसको देख के जाएगा तो भूलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आसान से सवाल है। आइए देखिए 50वां सवाल, हाफ सेंचुरी लगने वाली है। इफ द टू सिमिलर लार्ज प्लेट ईच ऑफ एरिया ए हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा सेपरेटेड बाई, दो प्लेट हैं, एक की प्लस सिग्मा एक की माइनस सिग्मा, सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस डी, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर। दो लार्ज प्लेट हैं, एक पे चार्ज की जो डेंसिटी है, किस तरीके से चार्ज डला है, वो प्लस सिग्मा है, और दूसरे पे माइनस सिग्मा है, सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस डी। चलिए क्या करना है, पहला फाइंड एट पॉइंट बिटवीन द टू प्लेट्स एंड आउटर साइड्स ऑफ द प्लेट्स, प्लेट्स के बाहर और प्लेट्स के भीतर, दोनों प्लेट्स के बीच में जगह,
स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इन ईच केस। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाहर भी और इधर भी, तो मैं इसको रीजन 1 नाम दे दूं, इसको रीजन 2 नाम दे दूं, इसको रीजन 3 नाम दे दूं। और हकीकत में ये चैप्टर 1 का सवाल है। फर्स्ट वाले रीजन में क्या होगा, पहली ये पॉजिटिव प्लेट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, क्योंकि प्लस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, और आंसर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। निगेटिव के कारण फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी आंसर यहाँ का हो जाएगा 0, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं इसलिए। रीजन 3 में भी सेम रीजन, निगेटिव के कारण इधर होगा और पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और दोनों की वैल्यू सेम होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा दोनों का सेम है और दूरी पर डिपेंड नहीं करता। आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्लस प्लेट थोड़ी सी दूर है, नेगेटिव प्लेट थोड़ी सी पास है, तो यहाँ नेगेटिव वाले का ज़्यादा और प्लस का कम, ऐसा नहीं है, दोनों का सेम होगा और अपोजिट होने के कारण से 0। सेकंड रीजन में पॉजिटिव के कारण इधर, नेगेटिव के कारण भी इधर, यानी नेट जो होगा वो जुड़ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वी गेट 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट which is sigma upon epsilon naught. This is the answer, electric field between the two oppositely charged plates. Okay? अगला सवाल, the potential difference between the plates. प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हमने आपको सिखाया है v इज इक्वल टू ई इंटू डी, डी दूरी पर है ना, इसलिए e की वैल्यू बताओ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी, दिस इज द आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अगर पता है प्लेट्स के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इसके लिए हमको एक टूल दे दिया गया है, E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, माइनस हटा दीजिए, मॉड लगा लीजिए, E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, वहां से हम लोग निकालेंगे डी वी इज इक्वल टू ई डी आर, डी वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस, डी आर होता है डिस्टेंस, छोटी सी डिस्टेंस जो कि इस समय डी है, इसलिए हमने डी वी इज इक्वल टू ई डी आर को इस तरह लिखा है। ठीक है, चलिए आइए देखिए लास्ट तीसरा है, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस, ओह हो कुल मिला के इसका कैपेसिटेंस निकालना था पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट का, और आपको स्टेप बाय स्टेप वो सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस में आपको V की जरूरत पड़ेगी। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी की वैल्यू डायरेक्ट आप निकालिए, रखिए, सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू अपॉन ए, क्यू को कट जाएगा, आंसर आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, दिस इज द आंसर फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। आइए देखिए, टू मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस r एंड 2r, टू मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड 2r, so that both of these have same surface charge density sigma, और कुछ इस तरीके से उनको चार्ज किया गया है कि उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज किस तरह इस पे फैलाया गया है वो चीज सेम है, तो इसका भी सिग्मा है और चार्ज की डेंसिटी इसकी भी सिग्मा है। देखिए बढ़िया, इफ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कंडक्टिंग वायर, अगर उनको हम छुआ दें ऐसे वायर से, इन विच डायरेक्शन विल द चार्ज फ्लो एंड वाई, 2016 का सवाल है, चार्ज किधर फ्लो करेगा, ये तो बात पोटेंशियल से पता चलेगी। हम दोनों की सरफेस का पोटेंशियल निकालेंगे, इस वाली सरफेस का भी और इस वाली सरफेस का भी पता चल जाएगा। ये छोटा है तो इसको हम सी नाम देंगे, ये बड़ा है तो इसको हम बी नाम देंगे। ठीक है, सी फॉर छोटा, बी फॉर बड़ा। पोटेंशियल ऑफ छोटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अच्छा, लेकिन चार्ज नहीं पता है, रेडियस पता है आर, चार्ज हम Q1 लें, Q2 लें, Q लें, चार्ज सेम होगा या नहीं होगा पता नहीं, सिग्मा सेम है। तो एक चीज़ दी गई उस पर थोड़ा सा विचार करें, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2, यानी सिग्मा बड़ा बराबर सिग्मा छोटा। सिग्मा होता है Q अपॉन एरिया 4 पाई, और इसका रेडियस कितना है 2r, 4 पाई 2r स्क्वायर। ठीक है, चार्ज इन V, तो ये हो जाएगा चार्ज इन C अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। तो यही तो होता है ना सिग्मा, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। मैंने इसका चार्ज और इसके एरिया का भाग लगाया, इसका चार्ज इसके एरिया का भाग लगाया, ये दोनों चीजें सेम हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां से एक बहुत बड़ी चीज हमको निकल के सामने आई, और वो क्या आई, चार्ज अपॉन 4r स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया QC अपॉन
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया और एक बहुत बड़ी चीज सामने आई, QB बराबर 4QC। आइए अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। वो क्या था? C था। पोटेंशियल B के ऊपर क्या होगा? 1/4πε0 QB अपॉन, और इसकी रेडियस क्या है? 2r। चलिए QB की वैल्यू रख दिए 4QC, यहां से हमने निकाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। यहां पे 4QC रख दीजिए। अब कंपेयर कीजिए कौन बड़ा है, 1/4πε0 ये 1/4πε0 QC अपॉन r, बट 4/2 बिकम्स 2। तो आपको पता चल गया होगा कौन सी वैल्यू ज्यादा है। B का पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो चार्ज हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। बहुत खूबसूरत सवाल है। ऐसा नहीं है कि इसमें बच्चों से गलती नहीं होती, अमूमन बच्चे ऐसा करते हैं और QA और QB दोनों सेम रख लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है, क्योंकि वो सिग्मा पर ध्यान नहीं देते। सिग्मा दोनों का सेम है, चार्ज अपॉन एरिया सेम है, चार्ज सेम नहीं है। तो काटा कूटा किया तो पता चला कि इस वाले पर जो चार्ज है वो इससे 4 गुना है, QB बराबर 4QT। तो यहां पर हमने 4QC रखा, तो अपने आप समझ में आ गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत अच्छे। कोई सवाल अगर आपकी बुक में नया हो तो बता दीजिए। वैसे तो कल मैं चैप्टर 3 स्टार्ट करूंगा, नया चैप्टर है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट होगा, नई नई बातें सीखने को मिलेंगी। 51, एक्सप्लेन यूजिंग सुटेबल डायग्राम द डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक। कंडक्टर यानी मेटल और डाइलेक्ट्रिक के बिहेवियर को डिफरेंशिएट करना है जब हम उन दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो आपको लिखना है पहले कंडक्टर। मैं बता देता हूं, कोई भी मेटल की स्लैब को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो मेटल के अंदर क्या होता है बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, और इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते जाएंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता जाएगा, और अंदर ही अंदर एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन तब तक इधर आते जाएंगे जब तक ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो कि इस डायरेक्शन में है, उसके बराबर नहीं हो जाता, यानी अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो जाता, तब तक इलेक्ट्रॉन इधर आते जाएंगे। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं और ये वाला जो इंडक्शन वाला इंडक्शन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो अगर अभी वीक है, ये वाला अभी भी स्ट्रांग है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो बच्चों इसी डायरेक्शन में होगा, और अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर आते जाएंगे। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन तब तक आएंगे जब तक यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या ना कर दें? 0 ना कर दें। तो इंडक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर देगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो आपको सिंपली ये लिखना है, ड्यू टू इंडक्शन ऑफ द मेटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल स्ट्रक्चर इज 0। बट इन डाइलेक्ट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन खुले नहीं होते। डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होते? फ्री नहीं होते। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो खिंच जाते हैं, तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है पोलराइजेशन के कारण से, और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, जिस कारण से एक ई पोलराइजेशन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और डेवलप हो जाता है। हाँ, ये इसके अपोजिट है लेकिन बराबर नहीं है, इसलिए यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E0 - EP होता है, 0 नहीं होता। जबकि यहां पे 0 हो जाता है। इलेक्ट्रॉन तब तक आते हैं जब तक ये इंड्यूस इसके बराबर ना हो जाए और नेट को 0 ना कर दे। आइए देखिए 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 अच्छा, एक शब्द इसमें लिखा है, डिफाइन द टर्म्स पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन तो आप लोग बता देंगे। डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है उसका पोलराइजेशन हो जाना आपको समझाना है। एंड राइट द रिलेशन विद ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी जो है वो आपको हम चैप्टर नंबर 5 के बाद पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी समझना थोड़ा आसान है। पहले हम उसको समझेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी समझेंगे। ठीक है। ए थिन मेटेलिक सेल ऑफ रेडियस r कैरी चार्ज q ऑन इट्स सरफेस। थिन मेटेलिक सेल ऑफ रेडियस r कैरी चार्ज q, रेडियस r, चार्ज q ऑन द सरफेस।
ए पॉइंट चार्ज Q/2 इज प्लेस्ड एट सेंटर सी सेंटर पर एक Q/2 चार्ज रख दिया गया। एक लोहे का स्फीयर है मेटल का जिस पर खुद Q चार्ज है और एक सेंटर पर भी चार्ज रख दिया गया और बाहर पे एक चार्ज है 2Q। करना क्या है साहब? फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर ऑफ द सेल। सेंटर वाले चार्ज पर क्या फोर्स लगेगा? आंसर है 0। सेंटर वाले चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि अंदर कौन फोर्स लगाएगा? हो सकता है आपका मानना हो कि ये वाला चार्ज अंदर फोर्स लगाएगा, तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि शेल का जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होता ही नहीं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फोर्स कैसे लगेगा? और बाहर जो चार्ज होगा उसका भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि ये इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आप मेटल के कंटेनर के अंदर बैठ जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा। जो बहुत सेंसिटिव कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनको हम मेटल के डब्बों के अंदर रखते हैं जिससे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाएं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। आप कार के अंदर बैठते हैं थंडरस्टॉर्म में, तो वो भी इसी का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो अंदर जो चार्ज है Q/2 उस पर फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। इस सेल का भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और इस चार्ज का भी अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल। शेल से फ्लक्स कितना निकल रहा है? तो आप शेल के जस्ट बाहर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे और लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ E.dA। भूल तो नहीं गए ना? इलेक्ट्रिक फील्ड जब एरिया को क्रॉस करता है, किसी एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करता है तो फ्लक्स बनता है E.dA, यानी किसी छोटे एरिया से फ्लक्स देख रहे हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी टोटल एरिया से फ्लक्स क्या होता है? ये Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम बोलते हैं ना इसे। E निकालना है, इसको बाहर ले आइए। इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E का हो जाएगा 4πr², क्योंकि ये जस्ट बाहर है सेल के हमारी गॉसियन सरफेस, तो हमारी गॉसियन सरफेस की रेडियस भी r ही होगी, विच इज इक्वल टू Q इनसाइड। इसके अंदर चार्ज कितना होगा? Q प्लस Q/2। इस सेल का चार्ज भी होगा और ये अंदर वाला चार्ज भी, जबकि बाहर वाला चार्ज हमने काउंट नहीं किया। अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द आंसर। आप इसको नीचे ले जाइए और आपको आंसर मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q प्लस Q/2 अपॉन r²। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। आइए देखिए, कल हमारा एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है जिसमें चार्जेस ऐसे सेल के ऊपर डले नहीं रहेंगे, जिसमें चार्जेस स्टेशनरी नहीं होंगे, वो मूव करेंगे और उनके मोशन के कारण से क्या क्या बनेगा वो सब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और वो केवल अगले चैप्टर तक ही सीमित नहीं है, आगे के 2-3 चैप्टर तक चार्जेस मोशन करते रहेंगे। ठीक है, तो 12th क्लास की फिजिक्स को हम ये बोलते हैं कि अगर आपने बीच में कोई भी एक चीज़ नहीं पढ़ी तो आपको वो दुख देती है बाद में, क्योंकि वो सब यूज होता है। आप जो भी पढ़ रहे हैं वो यूज होगा, आपके भविष्य में भी और आपके मार्कशीट में भी उसका फर्क पड़ेगा। अगला सवाल है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी का डेरिवेशन करना है, हम सभी लोग एनर्जी का डेरिवेशन कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखिए जरा, मैं थोड़ा सा एक झलक दिखाऊंगा। dq चार्ज आ रहा है, यहाँ पर q डैश और यहाँ पर q डैश चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस v डैश है, और dq चार्ज को ट्रांसफर करने में वर्क हो जाएगा dw इज इक्वल टू dq v डैश, क्योंकि वर्क होता है q डेल्टा v। चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है उसकी वैल्यू n डेल्टा b। चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा था वो dq हो रहा था, एंड डेल्टा v यानी पोटेंशियल डिफरेंस v डैश। तो इसको लिख देते हैं dq इज इक्वल टू v डैश की जगह हो जाएगा q अपॉन c। टोटल वर्क के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, डेरिवेशन ये हमारा 2.5 नंबर का पूछ लिया गया है, तो काफी लकी लोग हैं 2014 के। A fully charged parallel plate capacitor is connected to uncharged identical capacitor. A fully charged, पूरा अच्छे तरीके से चार्ज है parallel plate capacitor and it is connected to uncharged capacitor, so that the energy stored in the combination is less than the energy stored initially in the single capacitor.
इसको आपको शो करना है, हम लोग इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसके अंदर इनिशियली एनर्जी होगी हाफ CV², उसके अंदर 0। जब हमारा ये कैपेसिटर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं कनेक्ट किए जाएंगे तो तब तक चार्ज फ्लो होगा, कब तक? जब तक कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए। C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 आइडेंटिकल है तो लिख दीजिए CV प्लस C इंटू 0, वो अनचार्ज था इसलिए उसका पोटेंशियल 0 था। C प्लस C 2C, तो ये हो गया CV अपॉन 2C, C कट गया, आंसर V/2 पोटेंशियल हो जाएगा, इसका भी और उसका भी। तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ CV², यानी हाफ CV² अपॉन 4, और इसकी भी एनर्जी कुछ हो जाएगी हाफ CV² अपॉन 4। आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनिशियल एनर्जी जो इसके पास थी उससे ये कम आएगी, और कम ही नहीं आधी आएगी। और हम लोग इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगा चुके हैं, 2-3। आइए देखिए, थोड़ा सा रफ्तार में हम चल रहे हैं, सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ते रहें। आज जो आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको 2-3 साल में दिखाई देगा, बिल्कुल। तुरंत फल नहीं दिखता, और अगर दिख रहा है तो आप बहुत छोटा काम कर रहे हैं। और ऐसा ही सब्जेक्ट के मामले में भी होता है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट क्षणिक लाभ दे रहा है, मतलब पढ़ा हो रहा, फील हो गया, मज़ा आ गया, उतनी ही चीज़, तो वो बहुत छोटी चीज़ है। जनरली फिजिक्स की आपको बहुत अच्छे से एक तरफ से पढ़ाई करनी होती है, और वो धीरे धीरे चढ़ती है, फिर उतरती नहीं। देखिए, अच्छा अगला सवाल है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का डेरिवेशन है डाइपोल का, हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, ये प्लेट्स बनी हुई हैं, 2013 का सवाल है, तो आपके किताब में भी होगा। ये 2 कैपेसिटर्स हैं आइडेंटिकल, यानी दोनों सेम कैपेसिटर्स हैं। उसके बाद एक के अंदर उन्होंने K भर दिया, और एक के अंदर ऊपर भरा है K1 और नीचे भरा है K2। कह रहे हैं कि पहले तो ये दोनों कैपेसिटर्स आइडेंटिकल थे, अब हमने इसमें K भर दिया है, उसमें K1 K2 इस तरह भरा है। अब बताइए, ये कह रहे हैं कि अब भी ये सेम है, तो K1 K2 और K का रिलेशन बताना है। अगर कैपेसिटेंस अब भी सेम हो दोनों का, यानी C1 इज स्टिल इक्वल टू C2, अब भी C1 C2 के बराबर है। इसकी वैल्यू क्या होगी? K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऊपर वाले की वैल्यू क्या होगी? ऊपर वाले की होगी, देखिए A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्योंकि वो आधे एरिया में भरा है पूरी D के साथ। A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्योंकि K1 भरा है तो K1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और नीचे वाले का क्या हो जाएगा? इतने का कैपेसिटेंस A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्योंकि K2 भरा है तो K2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वो दोनों पैरेलल में फिल किए गए हैं, तो आप इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ेंगे, यानी K1 A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D प्लस K2 A/2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, डायरेक्टली आप जोड़ देंगे तो आपको इस पूरे C2 की वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि मैंने यहाँ लिख दी। आइए देखिए, A D एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट D A एप्सिलॉन नॉट D, आप काट देंगे तो आंसर आएगा K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन 2। नीचे ये 2 मौजूद है। हम लोग इस सवाल को पहले भी लगा चुके थे, इसीलिए हमने थोड़ा सा रफ्तार में लगाया। आइए देखिए देखिए देखिए, चलिए, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा हो गए सवाल, है ना। अब तो ये सवाल लगाते लगाते भी फील हो रहा है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम इस पे दिया है। काफ़ी सवाल हैं चैप्टर वाइज में। अब जब आमने सामने पढ़ते हैं तो ऐसा फील ही नहीं होता कि ज़्यादा सवाल है, क्योंकि वो लंबी क्लास होती है और हो हल्ला होता है थोड़ा। हो हल्ले में ये होता है कि अच्छा लगता है थोड़ा। 54th क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी, द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड कंप्लीटली द स्पेस। पहले चार्ज किया, फिर बैटरी को हटा दिया, चार्ज किया, बैटरी हटा दी, और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। हाउ विल कैपेसिटेंस चेंज? तो C की वैल्यू हो जाएगी KC0, K टाइम्स हो जाती है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी E0 अपॉन K। कारण बताइए? ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है
अंदर ही अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पोलराइजेशन के कारण, जो कि उसको कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, तो के से के कटेगा तो आंसर आ जाएगा यू नॉट अपॉन के, ये नीचे एक के यहां पर मौजूद रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा 54वां क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट है। ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। ये क्या है? ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है तो बना दीजिए, परपेंडिकुलर निकाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हो तो। दूसरा, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल। क्या सवाल है यार, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरह, कुछ इस तरह। ठीक है, चलिए और हम पहुंच गए अपने आखिरी सवाल की तरफ। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी का डेरिवेशन आप तैयार कर लें, ये तीसरी चौथी बार पूछा गया है। और लास्ट में है सो दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर इज गिवन बाय दिस। 3 कैपेसिटर हैं सीरीज में लगे हैं और उनका नेट कैपेसिटेंस निकालना है। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। नेट कैपेसिटेंस क्या होगा? 1/C टोटल इज इक्वल टू 1/C1 C2 C3। 1/C टोटल हो जाएगा C1 C2 C3, C2 C3 प्लस C2 है तो C1 C3 प्लस C3 है तो C1 C2। उल्टा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा C टोटल C1 C2 C3 अपॉन C2 C3 C1 C3 C1 C2। ये आपको प्रूव करना था, ये किताब में दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है C1 C2 C3 अपॉन C2 C3 C1 C2 एंड C3 C1 C1 C2 एंड C2। ये चीज़ आपको प्रूव करनी थी, आसान है। चलिए, तो इस तरह हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर के सवाल लगाए। अगर हम इसके टॉपिक 1 की बात करें, जो कि डाइपोल से रिलेटेड है, चार्जेस को अरेंज करने में कितना वर्क किया उससे रिलेटेड है, डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी उससे रिलेटेड है, जो कि आसान पार्ट है। जबकि इसका सेकेंड हिस्सा जो कि कैपेसिटर, सर्किट्स, कैपेसिटर की एनर्जी का डेरिवेशन, इनसे रिलेटेड है तो ये भी आसान, परंतु इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है तो वो कब डाली है। जिस समय बैटरी कनेक्ट है उस समय डाली है, या कैपेसिटर से बैटरी हटा दी है तब स्लैब डाली है, क्योंकि इससे फर्क पड़ता है। ये थोड़ी छोटी बातें अगर हमको ध्यान है। एक सवाल, चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो वो चार्ज फ्लो होता है, कॉमन पोटेंशियल तक फ्लो होता रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा अप्लाई किए गए हैं आपके इस सेकेंड टॉपिक में। तो उम्मीद करते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। जो क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप अभी कतई घबराइए मत। हम लोग लास्ट में, अगर हम लोग आमने सामने पढ़ने लगे हैं तो लास्ट में एक बार फर्राटेदार रिवीजन करेंगे चैप्टर वाइज का। फर्राटेदार रिवीजन इसलिए क्योंकि बहुत तेजी से लगाएंगे और उस समय आप हमको रोक के बता सकते, रुकिए रुकिए रुकिए, ये सवाल हमको तब नहीं समझ आया था, इसको आराम से बता दीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देखिए, अच्छा चलिए, तो सभी लोग अच्छे से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उनको लगे हों, जो कठिन लगे हों, उनको अपनी कॉपी में नोट कर लें। कल हमारा शुरू होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। कल से हमारा चार्ज मोशन में आएगा और वो मूव करता जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, थैंक यू।